नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बातचीत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको लेखपाल की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है और इस कड़ी में आपको कंटिन्यू वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखें। मैथ की क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है। इसके साथ आपको मैथ के साथ जीएस में के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ जीएस के साथ हम लोगों ने लेखपाल का ग्रामीण परिवेश वाला जो पार्ट है ठीक है, उस सेक्शन को भी स्टार्ट किया है। उसके भी 2 लेक्चर हो चुके हैं और आगे मिलेंगे। आइए इस कड़ी में आज हम लोग आज से इसके चौथे पार्ट की शुरुआत करते हैं और इस चौथे पार्ट में आज हमारा जो स्टार्ट करते हैं हिंदी। ठीक है बच्चों, हिंदी। तो आज हम थोड़ा सा हिंदी भाषा और भाषा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इसमें शुरुआत थोड़ी सी बेसिक चीज़ों से करेंगे। भाषा की का स्वरूप क्या है और भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है ठीक है। तो आज हम लोग भाषा का स्वरूप और भाषा की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। और भाषा की जो परिभाषा है, भाषा की ये जो आपकी परिभाषा है, ये कई व्यक्तियों ने इसको कई तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो भाषा शब्द इसका निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है? भाष धातु से। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, ये भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। आप लोग कॉपी और कलम ले लीजिएगा और अपना नोट करते रहिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको बोलते जा रहा हूँ ठीक है। तो भाषा शब्द का मतलब क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव और विचार जो होते हैं वो आप व्यक्त होते हैं। जो मनुष्य के विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको हम लोग व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भाव और विचारों को भी ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जो भाषा होती है उससे किसी व्यक्ति के भाव और विचार के बारे को भी हम लोग ग्रहण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच में भावों और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। ठीक है, तो भाषा जो होती है वो समाज में आपके विचारों का आदान प्रदान करती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के स्वरूप और उसकी जो परिभाषा थी उसको और स्पष्ट किया इन्होंने अपने अपने हिसाब से। तो आइए देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले क्रोचे महोदय थे। क्रोचे, ठीक है। क्रोचे महोदय जो थे, इन्होंने कहा था भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाषा व्यक्त ध्वनियों का नाम है, ऐसी ध्वनि जिनसे कि हम कुछ व्यक्त करें ठीक है, ये क्रोचे महोदय ने कहा था। दूसरा भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक की व्यवस्था है। और ये स्टेटमेंट वेंदे ने कहा था। ठीक है, वेंदे ने कहा था। वेंदे महोदय ने क्या कहा था? वही मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार का माध्यम है। ठीक है, आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास महोदय ने भी
इन्होंने भी भाषा को रिप्रेजेंट किया था। श्याम सुंदर दास जी ने कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नाम और परिभाषा आप लोग लिखते जाइएगा। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महोदय जो थे, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मतलब विचारों का जो आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं इनको कहते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने भी जो है आपको भाषा से संबंधित परिभाषा दिया हुआ है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रत्ययों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कई लोगों की परिभाषा को ध्यान में देखते हुए जो है ये बात तो समझ में आता है कि भाषा जो है एक मीडियम है, एक कम्युनिकेशन, एक माध्यम है एक दूसरे के विचारों को समझने का जो है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी कि मैंने आपको परिभाषा बताई जो है। इनको जो जो चीज़ें मैंने बोला है इनको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो है अपना जो नोट्स है, मेरा फेसबुक का पेज है द चैलेंजर गुरु, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो है। और मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके माध्यम से आपको जो है नोट्स जो वीडियो बन रहे हैं उस पर जो क्वेश्चन है इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, भाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं जो है। तो पहली जो विशेषता है भाषा की, अगली हेडिंग है भाषा की विशेषता। ठीक है, तो भाषा की जो विशेषता है तो पहला पॉइंट इसका है आपका, भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा जो है वो आपका प्रतीकात्मक का मतलब होता है सिंबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाषा ध्वनिमय है, भाषा ध्वनिमय है। तीसरा, भाषा का संबंध मनुष्य से है, जो भाषा का जो संबंध है वो किससे है, मनुष्य है। अगला, भाषा परिवर्तनशील है, आप जानते हैं कि भाषा जो है वो चेंजेबल भी है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा जो है एक क्षेत्र पर्टिकुलर में होती है। भाषा सरलता एवं दृढ़ प्रवणता की दिशा में सतत गतिशील होती है, नेक्स्ट पॉइंट है। और अगला पॉइंट है समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे समाज का सांस्कृतिक विकास होगा भाषा का विकास होगा, समाज का सांस्कृतिक पतन होगा तो भाषा का भी पतन होगा। क्लियर है। भाषा की प्रकृति, आइए देखिए भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा की प्रकृति। भाषा बच्चों एक बात जान लीजिए, जो भाषा है वो नदी के जल के समान सदा चलती और बहती रहती है। जैसे नदी का जल सीधे बहता रहता है उसी प्रकार भाषा भी है आपकी। जिस प्रकार से नदी के धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को जल ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप विकास करती है। ठीक है, तो जो जैसे पानी है अपना स्थान स्वयं खोज लेता है जहाँ जिसको जाना रहता है। ठीक है, जमीन में अपना जो है वो अपना स्थान खोज लेता है, उसी प्रकार से जो भाषा है वो भी आपका देश काल सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करती है। और भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को
भाषा की प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो जो भाषा के अंदर आंतरिक गुण होते हैं, जो है आंतरिक गुण होते हैं, इन्हीं को जो है भाषा की प्रकृति कहते हैं। अब देखिए, भाषा के रूप की हम चर्चा करते हैं कि भाषा के रूप की बात करते हैं। भाषा के रूप की बात करते हैं। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं, जो कि निम्न हैं। ये आपके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कीवर्ड्स हैं। पहला जो है वो है आपका बोलियां। क्या है? बोलियां। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा। क्या है? परिनिष्ठित भाषा। और तीसरा है राष्ट्रभाषा। कॉपी पे अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है आपका राष्ट्रभाषा। मैं थोड़ा सा हिंदी को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जो है इसके बाहर आपका किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी, ये आप जान लीजिए। ये आपका जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी काम आएगी, जो है यूपी SSSC के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये आपका काम आएगा। लेखपाल का तो है ही, जो है हालांकि लेखपाल की वैकेंसी इसी से आने वाली हैं, लेकिन इसके और भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें भी आपका काम आएगा। ठीक है, अब भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा के रूप कितने हैं? मेनली जो है बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोलियों की अगर मैं बात करूं, बोलियां जो है, बोलियां क्या हैं जो है, आइए देखें बोलियां क्या होती हैं। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। बोली जो जनरल पब्लिक है, सामान्य जो जनता है हमारी, जो है ठीक है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग करती है जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारतवर्ष में आपके कुल 650 बोलियां बोली जाती हैं। भारतवर्ष में कुल 650 बोलियां लगभग बोली जाती हैं। ठीक है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं आपकी। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गई आपकी बोलियां। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, आइए देखें परिनिष्ठित भाषा क्या है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे जो आपकी बोली बोली जाती है, ठीक है, जब उसमें हम व्याकरण को भी प्रयोग करने लगते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? जो है परिनिष्ठित भाषा या परिष्कृत भाषा बोली जाती है, परिष्कृत भाषा। ठीक है, तो आज की जो खड़ी बोली हम लोग हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली थी, आज हिंदी जो है वो परिनिष्ठित भाषा हो गई है। ठीक है, तो पहले जो है आपकी जो ये हिंदी लैंग्वेज थी वो आज से लगभग 200 साल पहले एक बोली ही थी, और आज इसमें जब हम लोग व्याकरण का प्रयोग करने लगे जो है तो ये एक परिनिष्ठित भाषा हो गई। तीसरा पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट बच्चों आपका है राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। आइए देखिए राष्ट्रभाषा क्या होती है। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती, ज्यादा से ज्यादा जनता किसी भी परिनिष्ठित भाषा को जो है बोलने लगती है, ज्यादा से ज्यादा लोग एडॉप्ट करने लगते हैं जो है, तो आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर वो जो परिनिष्ठित भाषा है वो राष्ट्रभाषा का स्थान गेन कर लेती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? जो है राष्ट्रभाषा क्या है, परिनिष्ठित भाषा क्या है और बोलियां, इन तीनों का अंतर आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसीलिए
बोलता भी जा रहा हूँ, आप बार बार वीडियो को पॉज करके जो है इनका जो है नोट्स भी बना लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम के चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक के पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसके बाद जो है आइए चलते हैं जो है नेक्स्ट, देखते हैं क्या है जो है इसके बाद जो है आइए थोड़ा सा शॉर्ट में हिंदी भाषा का परिचय देख लेते हैं जो है हिंदी भाषा के बारे में जो है। ठीक है, आइए देखें हिंदी का जो है नामकरण की अगर हम बात करें, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो शब्द थे ये फारसी के शब्द थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के शब्द क्या थे? ये फारसी शब्द के हैं। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, ये 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने, क्या नाम था इनका? औफी। औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? हिंदवी का। और 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे, इन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। और 17वीं शताब्दी तक, 17वीं जो शताब्दी थी, मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो जो 17वीं शताब्दी थी लगभग यहाँ से स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं हिंदवी और हिंदी दोनों का जो है। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। ठीक है, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने जो है वो आपका स्वीकार किया। ठीक है, आइए फिर देखते हैं व्यापक राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। और यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसने राष्ट्र के हित, राष्ट्रीय एकता और लोगों के जन संपर्क को ध्यान में रखते हुए ही जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था जो है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका लिपि लेखन। ये तो भाषा की बातें हो गई। अब जो है स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है, ये क्या है आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, तो लिपि की परिभाषा। अब तो ध्वनियाँ जो वाणी से निकलती हैं, जो ध्वनियाँ जो है हमारी, जो ध्वनि है वो वाणी से जो निकलती है वो आकाश में समा जाती है, क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता। ठीक है, जिस किसी को हम अपने विचार समझाना चाहते हैं, कि वे हमसे इतना निकट रहते हैं कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सहजता से सुन लेते हैं, तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं। ठीक है, किंतु वे इतने दूर हैं, अगर ज़्यादा दूर हैं कि हमारी ध्वनियों को सुन नहीं सकते। ठीक है, जो हमारी ध्वनियाँ हैं उनको सुन नहीं सकते, तो उन ध्वनियों को हम लिखित रूप में संप्रेषित कर देते हैं, तब उनको हम लिख कर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए
दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए गए। ठीक है, अब ध्वनियों को पहचानने के लिए उनका कुछ सिंबल फॉर्म बना लिया गया जो है। ठीक है, और इन्हीं ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य हजारों लाखों मील दूर रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आप जानते हैं प्राचीन काल के लोग तरह तरह की बोलियों में जो है आपकी जो वाड़ियाँ थी जो है बोलियाँ थी जो है उनमें तरह तरह के ढंग से लिखते थे जो है, और बहुत से लोग आज भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं मगर पता नहीं चल पाई कि उनकी क्या लिपि थी जो है और उन्होंने उस पर क्या लिखा था। वो उनके समय की लैंग्वेज थी। ठीक है, तो आइए अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग जो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि की बात करें, भिन्न देशों की भाषा और लिपि भिन्न हुआ करती है। आप जानते हैं कभी कभी एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियां जो है वो प्रयोग में लाई जाती हैं। हिंदुस्तान हमारा एक विशाल देश है। इस पूरे हिंदुस्तान में आपकी बंगला, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषाएं हैं। इनमें हिंदी हमारी जो है, अभी मैंने पहले भी बताया आपको जो है, हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो आइए देखें कि देवनागरी लिपि में कैसे जो है हिंदी भाषा के जो है चिन्ह जो है वो हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर जो है। तो आइए इसके वर्ण के बारे में बात कर लें जो है, वर्ण। ठीक है, जिसको कि आप लोग अक्षर और लेटर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण का जो दूसरा नाम है वो अक्षर ही है। अक्षर शब्द का जो अर्थ होता है वो अनाशवान होता है, अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। ठीक है, वह किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका कोई भी विभाजन मतलब एक तरीके से जैसे मैथ में 2 है तो 2 का आप कोई प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, अभाज्य खंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह जो आपका अक्षर होते हैं जो है इनका भी आप कोई प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है। इस आकार को आप जो है वर्ण कहते हैं और प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में जो है आपके 49 वर्ण हैं। ठीक है, और हिंदी की लिपि का नाम जो है वो देवनागरी है। और आइए देखिए 49 वर्ण कौन कौन से हैं हमारे जो है, इनके बारे में जान लें जो है 49 वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले अ, ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग पता होगा लेकिन फिर भी जान लीजिए, अ आ, ई, अ आ ई, उ, ठीक है, री, ठीक है, और एक री और होता है जो है ये री। ठीक है, इसके साथ एक आपका री होता है और एक आपका री, इस तरीके से री बनता है। ठीक है, ए, ओ, ओ। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क, ख, ग, घ, ठीक है, अंग,
च, छ, ठीक है, ज, झ, इया, ठीक है, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ठीक है, प, फ, ब, म, य, र, ल, ठीक है, व, श, ख, स, ह, ठीक है, और ये आपका अनुस्वार होता है जो है, जो ऊपर लगता है, ठीक है, और विसर्ग, ये जो दो बिंदी लगती है इसको आप लोग विसर्ग कहते हैं। तो ये थे आपके जो है वर्णमाला के 49 प्रकार जो है, और ये भी आपका जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, जिनको बच्चों को नहीं पता उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है। अब देखिए इसके भी वर्ण भेद जो है वो आपके, ये भी आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड है। कॉपी पे बनाते चलना बेटा आप लोग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूँ। स्वर और व्यंजन, इन्हीं को आप लोग कहते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर जो होते हैं वो आपके, स्वर भी 3 प्रकार के हैं जो है, एक मात्रिक, एक मात्रिक जिसमें होती हैं, दूसरा द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, और तीसरा जो है वो त्रिमात्रिक होती हैं, ठीक है, त्रिमात्रिक होती हैं। जो स्वर होते हैं वो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। और एक मात्रिक को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कहते हैं, और द्विमात्रिक को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, और त्रिमात्रिक को प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए पहले स्वर को ही देख लेते हैं, फिर हम लोग व्यंजन पे चलते हैं जो है। स्वर क्या होते हैं जो है आपके, स्वर जो होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब इनको किसी के भी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या है वो आपकी 14 है, ठीक है। अभी परेशान मत होइए, बहुत से लोग 11 कहते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर बताते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो आपकी 14 है। 14 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, और री, फिर से बना देता हूं, ठीक है, री और री, ये वाला, ठीक है, और एक आपका री था, और एक ये 2 बार री था, ए, ओ, ओ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है अ, ई, उ, री और री ह्रस्व स्वर है। तो चलो नोट करते जाओ इसको सब लोग जो है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं भैया जो है, नोट कर लो। अ, ई, उ, री,
ऑलरी, ये आपके जो है हृष स्वर हैं। ठीक है, हृष स्वर है। और ये आपके एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? आराम से पढ़िए। फिर इसके बाद जो है ह्रस्व के बाद आपके दीर्घ स्वर की चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं हमारे जो है। ठीक है, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, आ ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा री। ठीक है, बड़ा री, ए, ओ, ए ओ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री और बड़ा रे। ठीक है, तो ये आपके हो गए दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। ठीक है, तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा के उच्चारण का समय क्या होता है? एक मात्रा के उच्चारण का समय उतना कहलाता है जितना अ के बोलने में लगता है। ठीक है, अ। ठीक है, इस तरीके से ये एक मात्रा हो गया जो है। और आ, ई, उ, री, ए, ओ, दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का दूना समय लगने के कारण ये द्विमात्रिक तय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लोग आपके द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं जो है। तो जो दीर्घ स्वर वाले हैं जो है आपके जो है तो इनमें एक मात्रा का दूना समय लगता है, तो इसलिए ये लोग द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं जो है। और आपको बता दें जो री है, बड़ा री और बड़ा री और छोटा री जो था आपका, ये छोटा और ये बड़ा री। और ठीक है, बड़ा री, हृष और दीर्घ दोनों का प्रयोग अब ये नहीं किया जाता। ठीक है, अब इन लोगों का यूज में नहीं है, तो यही तीन आपके कम हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 11। एक मात्रिक द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है जिसको कि हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, जो कि अभी मैंने चर्चा चलाया था जो है ये प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये जो प्लुत स्वर है इसको कि त्रिमात्रिक कहते हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। यह चिल्लाने, गाने, रोने, दूर से पुकारने में व्यवहारित होता है, जैसे बाप रे, मोहन, अरे मोहन। इसकी पहचान के लिए दीर्घ स्वर के आगे 3 का अंक लिखने का प्रचलन था। ठीक है, जो कि व्यवहारिक रूप से अब प्रचलन में नहीं है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर के आगे जो है 3 बना दिया जाता था पहले जो है, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आपको समझ में आ गया जो है। ठीक है, तो आपका जो है आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, दीर्घ स्वर हैं। और जो है आपका जो है अ, ई, उ, री। ठीक है, ये आपके हृष स्वर हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके स्वर जो है। ठीक है, आइए कुछ चर्चा व्यंजन पे भी कर लिया जाए जो है। व्यंजन क्या होते हैं जो है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्वर की बिना सहायता के जो शब्द प्रयोग स्वर की सहायता के साथ जो प्रयोग में होते हैं जो है वो सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला के स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण क, ख आदि क्या है? व्यंजन है। ठीक है,
अगर आप स्वर को अगर छोड़ दें जो है, वो जो 14 थे जो है, लेकिन वास्तविकता में वो 11 ही हैं। और ये जो क ख ग क से लेकर ज्ञ तक जितने भी हैं आपके जो है, ये सब जो है, ठीक है। तो यदि जितने भी व्यंजन हैं वो अ से मिलकर पूर्णतः उच्चारित होते हैं, अ को निकाल देने से उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, ठीक है, आदि। तो क से लेकर म तक व्यंजन वर्ण कुल 5 वर्णों में विभक्त है। आइए देखते हैं, ठीक है। क से लेकर म तक, तो क से लेकर म तक जो है, ये आपके जो है 5 वर्णों में ये व्यंजन आपके विभक्त हैं, ठीक है। तो क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या है आपके, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, ये अंग। और उसके बाद जो है ट वर्ग है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये ट वर्ग है। इसके बाद प वर्ग की बात करेंगे। प वर्ग के लिए जो है, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसके बाद जो है क वर्ग के बाद जो है आपका एक जो है च वर्ग भी था जो है। च वर्ग में च, छ, ज, ठीक है, झ और इया, ठीक है, छ छ झ झ इया, ठीक है। और इधर ट वर्ग के बाद एक आपका था जो है त, थ, द, ध और न, ठीक है। अब जो है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, इनको अंतस्थ कहा जाता है, ठीक है। और आपका श, ख, श, ह, ये आपके ऊष्म है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म कौन है, श, ख, श, ह। अंतस्थ कौन है, य, र, ल, व, ठीक है। ये सब आपके जो है और छत्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ठीक है, ज्ञ और स्र, ये सब जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है, इनको नोट कर लीजिए, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। छत्र, ज्ञ, स्र जो है ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं जो है, ठीक है, वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे कि क प्लस स, छ, त्र, त प्लस र, तर, त्र, ठीक है, ज प्लस इया, ज्ञ, श प्लस र, श्र, ये सब आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जिसके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है। उच्चारण की सुविधा के लिए ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर 2 और वर्ण बनाए गए हैं, ठीक है, इन्हीं के नीचे। तो ढ और अड़ का प्रयोग होता है। जैसे कि आप जान लीजिए जो है सड़ना, ठीक है, तो ये था तो इसके नीचे बिंदी बना दिया गया, सड़ना। ढ जैसे पढ़ना, ढ़ पढ़ना इत्यादि, ठीक है। अनुस्वार जो होते हैं ये ऊपर होते हैं, अभी बताए हैं जो है। अनुनासिक चंद्रबिंदु, ठीक है, ऊपर की ओर बनते हैं, ऐसे अनुनासिक चंद्रबिंदु लगते हैं। और विसर्ग, ये 2 बिंदियां जो बनती हैं आपकी, ठीक है, ये लोग भी व्यंजन के अंतर्गत समझे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो है कि आज हम लोगों ने जो है क्या क्या टॉपिक पढ़े जो है, और कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जैसे कि
भाषा की परिभाषा पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, भाषा की प्रवृत्ति पढ़ी, देवनागरी लिपि पढ़ी, लिपि की भाषा जो है पढ़ी जो है, ठीक है। वर्ण के बारे में जाना जो है, व्यंजन के बारे में जाना। ये एक छोटा सा मेरा बेसिक क्लास था जो है हिंदी का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हिंदी जो है कि स्टार्टिंग कहाँ से आपकी हुई, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी जो है वो डिटेल में पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार हिंदी की क्लास बैठ जाए, ताकि आपका हिंदी कभी भूले नहीं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए आप लोग जो है, ताकि मुझे पढ़ाने में आनंद मिल सके जो है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।